नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी की इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के संवाद एक्सक्लूसिव के इस अंक में हमारे साथ हैं एक बेहद खास मेहमान, राज्यसभा के मनोनीत सांसद सतनाम सिंह संधू। सतनाम सिंह संधू ने इस साल बजट सत्र की शुरुआत में राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली है। सतनाम सिंह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक और जाने माने शिक्षाविद हैं। उन्हें शिक्षा और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। Oath or affirmation. नॉमिनेटेड मेंबर्स श्री सतनाम सिंह सांधू। मैं सतनाम सिंह संधू जो राज्यसभा का सदस्य नाम निर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। सतनाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया संसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। सतनाम जी, यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड हिस्ट्री। आप नए संसद भवन में शपथ लेने वाले पहले सांसद हैं। इसके लिए भी उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तमाम पहलू हैं आपकी ज़िंदगी से जुड़े सतनाम जी, जिन पर मैं बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले आप कैसा महसूस करते हैं? किसान के परिवार में जन्म लेना, साधारण सा परिवार, बहुत चैलेंजेस और संघर्ष आपने देखे हैं, उससे राज्यसभा के सांसद के तौर तक का सफ़र, इसे कैसे देखते हैं आप? मेरा अनुभव बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा अवसर मिलेगा कि मैं देश की संसद में बैठने का मुझे मौका मिलेगा। मैं तो एक लोअर मिडिल क्लास फार्मर फैमिली से हूँ, छोटे किसान के घर से निकला हूँ, पैदा हुआ हूँ। खेती का काम करता रहा हूँ अपने पिताजी के साथ खेतों में, और साथ में पढ़ाई करता रहा हूँ। और मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, उनसे मैंने वतन परस्ती का जो जज्बा हासिल किया। और जब मैं स्कूल गया, चाहे मैं कॉलेज गया, चाहे मैं एजुकेशन में आया, तो कहीं ना कहीं वो एक साथ जज्बा मेरे साथ चला कि वतन परस्त होने का एक कह लो कि एक घमंड मुझे हमेशा रहा, जिसने मुझे संसद तक पहुंचाया। तो मैं हर जगह पे मेरा कोई ना कोई कोशिश रहती थी कि मैं देश के प्रति क्या कर सकता हूँ, चाहे मैं कॉलेज में था, चाहे मैं अपनी एजुकेशन सेक्टर में आके सेवा कर रहा हूँ। तो साथ ही साथ एजुकेशन इटसेल्फ अपने आप में समाज की सेवा है, देश की सेवा है, लेकिन इसके साथ अदर दिन क्लासरूम टीचिंग मेरी इंस्टीट्यूशन क्या कर सकती हैं देश के लिए, मेरी जो टीम है, मेरे साथ जो साथी हैं, मेरे टीचर्स हैं, जो एकेडमिक लीडर्स हैं, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, हमेशा ही हमारी कोशिश रहती थी। और वो करते करते हमें ये अवसर प्राप्त हुआ। और मैं हाईली इंस्पायर्ड हूँ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न से। वो मेरा बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसने मुझे और ज़्यादा काम करने के लिए उत्साहित किया, और ख़ास करके उनके विज़न का वो कंपोनेंट जहाँ उन्होंने विकसित भारत का सपना हमें दिया, और वो सपना साकार करने के लिए उन्हें जो रोड मैप दिया, बस वही मेरी इंस्पिरेशन है, उसको लेके ही मैं चला हुआ। आपको शिक्षा हासिल करने के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। खुली छत के नीचे, पेड़ के नीचे बैठकर आपने एजुकेशन ली है, काफ़ी स्ट्रगल किया है उसके लिए। तो ये सब कैसा रहा? कैसा माहौल दिखाया आपने? बहुत टफ था उस टाइम पे, बड़ी मुश्किल काम था कि जिस फैमिली में कोई एजुकेटेड पर्सन नहीं, मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, मेरे गांव में कोई ग्रेजुएट नहीं रहा, मेरे गांव में स्कूल नहीं था। तो स्वाभाविक है, मेरे गांव में स्कूल नहीं था, तो मुझे साथ वाले गांव में जाके एक वृक्ष के नीचे टेम्प्रेरी क्लास लगती थी, वहाँ पे जाके मुझे प्राइमरी एजुकेशन लेने का जो काम था वो पूरा किया। फिर हाई स्कूल भी मेरे गांव से दूर था, वहाँ पे जाके हाई स्कूल की एजुकेशन ली। लेकिन साथ ही साथ जिसने मुझे मजबूती दी वो थे मेरे पिताजी, जिन्होंने काम में साथ लगा के रखा। बचपन से लेके मेरी पूरी जर्नी में, जब तक मैंने घर छोड़ नहीं दिया, मैंने घर छोड़ दिया एक टाइम के बाद, तब तक मेरी ड्यूटी होती थी, मेरे पैशन भी था। मेरे पिताजी ने मुझे ट्रेन किया कि खेती के हर काम को हाथों से करना है। और ख़ास करके जब मैं कॉलेज गया तो हमारे पास इतने साधन नहीं थे,
स्कूल एजुकेशन तो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में फ्री होगी, लेकिन जब कॉलेज गया तो तब हमारे पास इतने साधन नहीं थे, इतना पैसा नहीं था कि कॉलेज की पढ़ाई अच्छे से हो। और पिताजी ने मुझे आदेश दिया कि अगर कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा पूरा करना है तो फिर दूध बेचना होगा, और तेरी ड्यूटी होगी कि तू दूध को बेचने के लिए, दूध जब कॉलेज जाएगा तो साथ में अपने साइकिल के साथ दूध का जो ड्रम है उसको, कैन को आप लेके जाओगे। और मेरी ड्यूटी होती थी सुबह 8 बजे, मेरी ट्रेन होती थी अपने साथ वाले स्टेशन से, 1 घंटे की ट्रेन थी। और ट्रेन पे जाने से पहले मेरा काम होता था कि वो दूध निकालना है, दूध डेयरी पे लेके जाना है, और उसके बाद मैंने अपने कॉलेज की ट्रेन पकड़ के कॉलेज की क्लास अटेंड करनी है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये टाइम देखा है, लेकिन वो समय मैंने देखा है। और फॉर्चुनेटली मुझे इस देश ने बहुत सारे अवसर प्रदान किए हैं, बहुत सारे मुझे मौके मिले हैं, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। सतनाम जी, आपने दादा का भी जिक्र किया, आपने अपने पिताजी का जिक्र किया, और कहीं ना कहीं जो आपकी शख्सियत है, जो पर्सनालिटी है, इसमें आपके दादाजी और आपके पिता दोनों का बहुत योगदान रहा है। इसका जिक्र आप पहले भी कई बार करते रहे हैं, चाहे वो डिसिप्लिन की बात हो, अखबार पढ़ना, संपादकीय पढ़ना हो, तो कितना बड़ा और कितना अहम योगदान मानते हैं आप इन दोनों का? मुझे ऐसा लगता है, जब क्योंकि अब मैं एजुकेशन में हूँ तो मैं बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझ सकता हूँ। फॉर्मल एजुकेशन मुझे अच्छा नहीं मिला, तो इनफॉर्मल एजुकेशन मुझे बहुत ही अच्छा मिला। मैं कहता हूँ कि एक्सीलेंट एजुकेशन मुझे मिला, इनफॉर्मल एजुकेशन। और मेरे पिताजी से, मेरे दादाजी से, और ख़ास करके दादाजी, क्योंकि उनको खुद न्यूज़पेपर पढ़ना उनके बस का काम नहीं था, लेकिन बहुत मशक्क़त के साथ वो पढ़ते थे। तो मैं जब स्कूल में थोड़ा सीख गया तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, पहला काम ये करके मेरे लिए तू न्यूज़पेपर पढ़ेगा। फर्स्ट कॉलम से लेके लास्ट कॉलम तक कंप्लीट न्यूज़पेपर पढ़ना मेरी ड्यूटी होती थी, और शायद वही एक बहुत बड़ी लर्निंग रही मेरे लिए कि जिसमें मैंने, आपका मन भी नहीं होता होगा? बिल्कुल नहीं मन था। और मेरे लिए ऐसे था कि यार ये क्या सजा है मेरे लिए कि बाकी बच्चे खेल रहे हैं और दादाजी ने मुझे न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए लगा दिया। लेकिन धीरे धीरे वो मेरी अपना एक इंटरेस्ट बन गया, और मुझे उसमें, क्योंकि एडिटोरियल नोट एवरीथिंग, फर्स्ट कॉलम से लेके सारी फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, पैसा वसूल वाला काम था दादाजी का। तो लेकिन वो इतना इनफॉर्मल जो लर्निंग रही मेरी, उसने मुझे थोड़ा मेरा विज़न क्रिएट किया। मैंने गाँव छोड़ा और मैं गाँव छोड़ के निकला, और मैंने अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल स्टार्ट की। आपके दादाजी चाहते थे आप डॉक्टर बने, हॉस्पिटल बने? आपने काफ़ी स्टडी किया है, मुझे नहीं मालूम था कि आपको ये चीज़ें मालूम होगी। हमारे गांव में ना जी हॉस्पिटल नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो पूरा इलाका ही जो हमारा था, पाकिस्तान जब पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान में हमारा गांव रह गया, लाहौर से माइग्रेंट होकर इधर आए थे, तो कुछ साधन नहीं थे। और मेरे दादाजी आए थे, मेरे पिताजी भी वहाँ से आए थे, तो हमारे गाँव में मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। और मेरे दादाजी ने हमारे एरिया में, जब फार्मर अपनी फसल बेचने के लिए लेके जाता है ना, गेहूँ और धान खेतों में, तो उन्होंने सभी को रिक्वेस्ट करके, अपील करके कुछ पैसा पर क्विंटल पे कुछ पैसे का दान देने के लिए तैयार किया। और लोगों ने मेरे दादाजी की बात को माना, और पर क्विंटल के हिसाब से हर किसान ने वहाँ पे कंट्रीब्यूट किया, और हमारे इलाका में गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो जगह थी, डिस्पेंसरी थी, उसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया। वो पैसा किसानों से लेके मेरे दादाजी ने वो हॉस्पिटल बनवाया। फिर डॉक्टर नहीं जाते थे वहाँ पे, क्योंकि बैकवर्ड एरिया था, वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं थे, स्कूल नहीं थे। फिर मेरे दादाजी ने कहा कि भी मेरा जो ग्रैंडसन है, मेरा पोता है, वो डॉक्टर बने। उन्होंने एक सपना देखा कि यहाँ पे अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, तो हमारा अपना ही बच्चा होगा तो ठीक है। लेकिन मेरा जो बेस था एजुकेशन का, वो इतना अच्छा नहीं था। तो मैं मेडिकल में एडमिशन लिया मैंने, लेकिन मैं ड्रॉप हुआ, मैं नहीं कर पाया मेडिकल एजुकेशन। और फिर मैंने आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज़ में अपनी ग्रेजुएशन परस्यू की। लेकिन वो दादाजी का सपना मैंने पूरा करना है अभी। मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज बना रहा हूँ, और मैं डॉक्टर नहीं बन पाया मैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं डॉक्टर तैयार करूँ। बिल्कुल। प्रमुख शिक्षाविद हैं आप सतनाम जी। शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपका कदम 2000-2001 के समय में पड़ा, जब आपने चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की स्थापना की। 2012 एक अहम पड़ाव है, जब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, और 10 साल के भीतर हमने देखा कि जो वर्ल्ड QS रैंकिंग है, उसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम आया 2023 में जी, जो कि एशिया की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो QS वर्ल्ड रैंकिंग में है जी। किस तरह से ये सफ़र आगे बढ़ा, क्या मिशन, क्या विजन है इसे लेकर आपका? हमें लगता है कि
वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ बनाने का जो आह्वान है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, वो ज़्यादा दूर नहीं है हमारी मंजिल, और हमारे देश में वो सारा पोटेंशियल है, उस लेवल की हमारे पास एकेडमिक एक्सीलेंस का बेस है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, हमारे पास अच्छे प्रोफेसर्स होने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया में जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी जिनको हम मान भी रहे हैं, चाहे वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी हैं, चाहे यूरोपियन यूनिवर्सिटी में, उनमें भी जाके देखेंगे कि हमारे ही भारत के जो प्रोफेसर्स हैं वो वहाँ पे जाके उनके डिपार्टमेंट्स को हेड भी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ को हेड भी कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास ऐसी विचारधारा, ऐसा विज़न देश में आज से 50 साल पहले आ जाता तो आज हम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी ऑलरेडी हम होते। आज भी हमारी यूनिवर्सिटी अच्छी हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन जो एक मिशन, जो एक विज़न चाहिए था देश को, मैं समझता हूँ कि जो आज़ादी के बाद मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। पिछले 10 साल से वो चेंज हमारे सामने है। जब से हमें एक मजबूत लीडरशिप मिली है, जब से हमें मजबूत लीडरशिप के साथ एक विजनरी प्राइम मिनिस्टर मिले हैं, तो तब से वो बिल्कुल क्लियर हो गया है और वो रोड मैप भी तैयार है। और मुझे लगता है कि अब भारत का समय है और आने वाले समय में हमारी इंडियन जो इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में शामिल होंगी। मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगी कि पंजाब में इस तरह का शैक्षिक संस्थान बनाने की कहाँ से आपको इंस्पिरेशन या मोटिवेशन मिला? बेहतर शिक्षा को लेकर इतना जुनून आया, समाज सेवा को लेकर इतना जुनून आया? आप जो अपने पड़ाव तमाम बता रहे हैं वो तब था जब आपके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा था, पैसे देने के लिए भी कोई तैयार नहीं था आपको जी। और इन सब के बावजूद आपने इतना कुछ किया, तो इसके बारे में थोड़ा अगर आप बताएं। एक्चुअली मैंने वो ज़िंदगी जी है, मेरे जीवन में वो सारी चीज़ें गुजरी हैं और वो हालात मैंने मतलब अपनी ज़िंदगी में खुद उनको देखा है, उनको जिया है। तो अब मुझे लगता है कि वो जो मैंने देखा, जो मैंने फेस किया, वो बाकी ना करे, और मेरी शुरू से कोशिश रही है। और दूसरा मुझे लगता है कि हमारे देश में कोई कमी नहीं है। भारत जैसा दुनिया भर में ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसी धरती, ऐसे लोग नहीं हैं, और कोई कारण ही नहीं है कि हमारे देश में जो सपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिया है वो हम पूरा ना कर पाएँ। तो शुरू से मुझे रहा है, और मुझे था कि जो मुझे नहीं मिला तो हमने बड़ा बेसिक से शुरू किया था। बड़ी हम्बल बिगिनिंग थी हमारी, 100 स्टूडेंट्स के साथ हमने शुरू किया था। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे एफर्ट्स करके थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए, कोई साथियों को साथ लिया, और हमने हम्बल बिगिनिंग हमारी 100 स्टूडेंट्स के साथ शुरू की थी। और आज हमारे पास एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी भी है, और क्वालिटी एजुकेशन हमारा डे 1 से एजेंडा रहा है कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे अपने एजुकेशन का, जो हमारा मिशन है। और मुझे लगता है कि एजुकेशन एक सबसे बड़ा मिशनरी काम है, और जो पूरे समाज को अगर ठीक करना है, पूरे समाज को आगे लेके जाना है, तो उसके लिए एजुकेशन ही एकमात्र साधन है जिससे हम अपने समाज को बदल सकते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे सामने आई जिसमें एक तरह से हमने स्किल सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम की तरफ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एजुकेशन को लेकर जिस तरह से देश में एक तरह से कोशिशें इवॉल्व हो रही हैं, इन सबको आप कैसे देखते हैं? 2 डिमेंशन है जी इसकी। एक तो है कि एक्सेस एजुकेशन का वो आम लोगों तक पहुँचे, और पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसी नीतियाँ लेके आए हैं कि जो गरीब लोग हैं, खास करके जो शेड्यूल ट्राइब्स लोग हैं, बच्चे हैं, क्योंकि मैं तो एजुकेशन में काम करता हूँ, फ्री एजुकेशन उनके लिए हुआ है, और बहुत बड़े लेवल पे स्कॉलरशिप जितने भी स्टूडेंट्स उसके लिए आगे, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उनको मिली है। और आज गरीब घर के बच्चे जो हैं, पछड़े लोगों के जो बच्चे हैं, वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो डॉक्टर बन रहे हैं, वो प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। एक तो एक्सेस जो है हमारा एजुकेशन का वो ज़रूरी था, और वो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो भी बढ़ा है, और एजुकेशन हर घर तक पहुंची है। दूसरा जो डिमेंशन है वो है क्वालिटी एजुकेशन का, जहाँ पे हम कंपटीशन की बात करते हैं, जहाँ पे हम ग्लोबल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वर्ल्ड क्लास की बात करते हैं। तो उस डिमेंशन पे भी इंडिया में बहुत काम हुआ है। उसके लिए जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं कि हम न्यू नॉलेज क्रिएशन करने में हमारी इंस्टीट्यूशन कितना कंट्रीब्यूशन कर पा रही हैं, रिसर्च पे कितना कर पा रही हैं, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ कैसे हम क्रिएट कर पा रहे हैं। तो पिछले 10 साल में ड्यू टू के पॉलिसीज़ ऐसी रही हैं, क्योंकि पहले तो मान लो एक स्टूडेंट ने भी एक पेटेंट फाइल करना है, तो उसके लिए मिनिमम जो खर्चा था वो 50,000 से लेके 1.5-2 लाख रुपए का था। एक पेटेंट को
फाइल करने से लेके ग्रांट करने तक का। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सारे वो जो कॉस्ट थी उसकी ख़त्म कर दी। इसके लिए कोई फ़ीस नहीं होगी। आप पेटेंट फाइल करने के लिए कोई भी स्टूडेंट इनोवेशन करना चाहता है तो वो करो। ऐसे ही प्रोफेसर्स के लिए, टीचर्स के लिए इनकरेजमेंट है, पेपर पब्लिकेशन के लिए है, वहाँ पे स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करने की बात की गई है। रिसर्च के लिए फंडिंग जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच से अब दिए जाने लगी है। तो पहले होता था कि सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को, कुछ एक इंस्टीट्यूशन को जिनकी बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी पहले एस्टेब्लिश, उनको ही ग्रांट मिलती थी। अब किसी भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, जिस प्रोफेसर का, जिस टीचर का प्रोजेक्ट जो है वो वायबल है, वो वर्थवाइल है, तो उसको ग्रांट मिलती है, ना कि इंस्टीट्यूशन के नाम को ग्रांट मिलती है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है और उससे हमारी जो रिसर्च पे जो ग्रोथ हुई है और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे इंडिया की ग्रोथ हुई है वो बेमिसाल है। उसका कोई कह लो कि कोई मुकाबला नहीं है। और मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि जो वर्ल्ड रैंकिंग आती है उसमें इंडिया की ग्रोथ स्टोरी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और एशिया रैंकिंग में हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया इस साल। ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि अचीवमेंट है भारत की। पिछले 10 सालों में हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने की और हमारी जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी में हमारी जो पोजीशनिंग है बहुत इम्प्रूव हुई है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि ज़मीनी स्तर पर आप अलग अलग तरीक़ों से सेवा भी करते हैं लोगों की, जो सोशल वर्क है वो भी आपकी शख्सियत का एक अहम हिस्सा है। स्वास्थ्य सेवा की बात हो, अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं उसमें सुधार पर आप काफ़ी काम करते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर आपने काफ़ी कोशिशें की हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि जो आपका चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट है, न्यू इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन है, उसके संरक्षक हैं आप, कैसे काम होता है समाज सेवा को लेकर, किस तरह का मिशन है आपका? चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट का मिशन मैं बताना चाहूँगा पहले, क्योंकि हमारी जब यूनिवर्सिटी बनी तो मेरा ये मानना था कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं वो सिटीज़ के नाम पे है और हम चाहते थे कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनानी है तो उसकी फाउंडेशन ही वैसी होनी चाहिए। हालांकि हमारे देश में ट्रेंड है कि बहुत सारी रिलीजियस नाम पे, बहुत सारे फैमिलीज़ के नाम पे, कास्ट के नाम पे यूनिवर्सिटी बनती है। मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। लेकिन हमने ये डिसीजन लिया कि हम सिटी के नाम पे बनाएंगे, क्योंकि ग्लोबली ट्रेंड क्या है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी सिटीज़ के नाम पे है। तो हमने चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल हमारा है, खूबसूरत शहर है, तो उसके नाम पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव रखा और उसकी हमें अप्रूवल मिली। फिर यूनिवर्सिटी बहुत सक्सेसफुल हुई, इंडिया की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी। तो हमने सोचा कि हमें पे बैक करना चाहिए कि सिटी ने हमें इतना कुछ दिया, उसके नाम से इतना कुछ मिला है। तो हमने फिर चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट बनाया। फिर चंडीगढ़ सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने का जब प्रोजेक्ट मिला तो उसमें भी हमने आगे होके उस प्रोजेक्ट में भी अपना कंट्रीब्यूशन शुरू किया है। वहाँ पे एल्डर्स की सिक्योरिटी के लिए जो है, उसके लिए, ट्रैफिक के लिए, जितनी भी वहाँ ज़रूरत पड़ी है सिटी के लिए, वो पे बैक करने के लिए हमारी हम्बल से इनिशिएटिव है। दूसरी हमारी फाउंडेशन है न्यू इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन, क्योंकि जब देश के लिए काम करना तो मैं नहीं चाहता था कि मैं यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे काम करूं ताकि लोगों को लगे मैं अपनी यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर रहा हूँ। तो हमने एक न्यू इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन इस्टेब्लिश की। उस प्लेटफॉर्म से हमने नेशन बिल्डिंग का जो एजेंडा था हमारा, और ख़ास करके आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब के विज़न को लेके जो रोड मैप उन्होंने देश को दिया, उस पर काम करने के लिए हमने फाउंडेशन की बनाई। और फाउंडेशन के साथ एक बड़ी टीम जिसमें रिसर्चर भी हैं, हमारे जैसे पैशनेट लोग हैं जो वतन परस्त हैं, देश की भक्ति का जज्बा रखते हैं, वो सभी मिलके हमने उसमें पॉलिसी रिफॉर्म्स, ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ऐसे मुद्दों पे, और एजुकेशन का जो क्वालिटी का एजेंडा था कि अदर स्टेट्स में जाके, हम गुजरात भी गए, हम यूपी भी गए, हमें वो अवसर मिल दिए गए और हमने वहाँ पे रैंकिंग फ्रेमवर्क पे काम किया है, रिसर्च को कैसे प्रमोट करना उस पर काम किया है। इन मुद्दों पे हमारी NID फाउंडेशन में काम किया। लेकिन इसके बाद हमने, क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ और पंजाब में हमने अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ देखी हैं पिछले टाइम में, तो हमने फैसला किया कि हमें इसके लिए आगे आना चाहिए। और जो सद्भावना का हमारा प्रोजेक्ट है उसके लिए हमने इंडियन माइनॉरिटीज़ फाउंडेशन, क्योंकि पंजाब में माइनॉरिटी जो है उसमें ज़्यादा लोग रहते हैं, पंजाब में सिख्स हैं, क्रिश्चियन हैं और बुद्धिस्ट भी पंजाब में हैं। तो हमने पंजाब में ये सारा मोटिवेशन हमारा पंजाब में था, लेकिन हमने उसको ग्लोबली लेके गए। इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन ने देश में कम्युनल हार्मोनी का जो एजेंडा है और ख़ास करके प्रधानमंत्री जी का जो एक विज़न है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास,
इस मिशन पे काम करने के लिए हमने लोगों को जोड़ने का काम किया। अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, हम तमाम देशों में गए जहाँ पे इंडियन डायस्पोरा है, और इंडियन डायस्पोरा के साथ हमने डायलॉग किया, और उसमें हमने पब्लिकेशंस भी की। हमने बहुत सारी किताबें भी पब्लिश की हैं कि कैसे कैसे देश में वेलफेयर के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए काम हुआ। और ख़ास करके हमें सबसे बड़ी पेन होती थी, क्योंकि मैं भी एक माइनॉरिटी को बिलोंग करता हूँ, कि जब देश के बाहर जाके कुछ तो हमारे ही देश के लोग ऐसे काम करते थे कि वहाँ पे माइनॉरिटी सेफ़ नहीं है, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को ख़तरा है, तो हमने पूरी दुनिया में जाके लोगों को बताया और माइनॉरिटीज़ के लोगों को साथ लिया। हमारे माइनॉरिटी फाउंडेशन में हर माइनॉरिटी के लोग हैं उसमें, और बहुत ही ज़िम्मेवार लोग उसमें हैं। और हमने इंडियन डायस्पोरा के साथ डायलॉग किया, लिटरेचर उनके साथ शेयर किया, फैक्ट्स फिगर्स के साथ बात की, और बहुत हद तक हमें कामयाबी मिली है। हम सक्सेसफुल हुए हैं। जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा था, चाहे वो विदेशी मीडिया का था, चाहे हमारे कुछ देश के जो छोटी सोच वाले जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके फैलाए हुए भ्रम को हमने दूर करने की कोशिश की है, ताकि हमारे देश की जो पिक्चर है या हमारे देश का जो विज़न है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है, उसको लेके हम आगे जाएं और एक मजबूत राष्ट्र, मजबूत लीडरशिप के अंदर एक विकसित भारत का सपना जो है साकार करने में अपना कंट्रीब्यूशन करें। आप इंडियन डायस्पोरा के साथ आपने बहुत मैं कहूँ बारीकी से काम किया, बहुत गहराई से इनके रोल को भी समझा है। हम 2047 की बात करते हैं, एक डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं, इंडियन डायस्पोरा का रोल कितना अहम हो जाता है? बहुत बड़ा रोल है, और हमने देखा है कि पिछले 10 सालों में एक सबसे बड़ी चेंज हमें दिखी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया। एक समय था जब हम बाहर जाते थे तो लोगों का एक निराशाजनक रिस्पांस होता था कि ठीक है आप तो बोल रहे हैं लेकिन इंडिया नहीं सुधरेगा, भारत में ये चेंज नहीं दिख रही है, करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती, वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, वहाँ पे तो कैसे सुधार होगा। लेकिन आज एक चीज़ आ गई है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, एक आत्मविश्वास हर इंडियन में, इंडिया में भी और ख़ास करके इंडियन डायस्पोरा में आ गया है, और बड़ा प्राउड फील करने लगे। और उसकी वजह क्योंकि जो लोकल लोग हैं वहाँ के, जो विदेशी लोग हैं, अब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को मानने लगे हैं और उनको रिगार्ड मिलने लगा है। उनको हर जगह पे, चाहे वो किसी फ्लाइट में बैठे होते हैं तो चर्चा होती है, चाहे वो किसी एयरपोर्ट पे होते हैं, चाहे वो किसी अपने बिजनेस पे, अपने वर्क प्लेस पे होते हैं, जब इंडिया की बात होती है तो उनका सिर ऊँचा होता है, वो मान महसूस करते हैं। और गर्व से हमारे जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, लोगों ने मतलब आप कह लो कि हमारे पास चेयर्स कम पड़ जाती हैं, हमारे पास एयर सोर्सेज कम पड़ जाते हैं। इंडियन डायस्पोरा कितना अच्छा रिस्पांस पिछले 10 सालों में आया है, और उनका बहुत बड़ा उनके मन में, वो भारत को एक विकसित देश के तौर पे देखना चाहते हैं और अपने बच्चों को भी दिखाना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल कि उनका बहुत बड़ा योगदान है, हो सकता है, लेकिन हमारी भी ड्यूटी है कि हम उनको वो एक कॉन्फिडेंस दें और उनको भारत के साथ जो लगाव है उसका हम बेनिफिट हर तरीके से उनके साथ मिलकर ले सकते हैं। जी, और जैसा आपने भी कहा, आप सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, एक माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, आपने उनके जज्बे को लेकर बात की, किस तरह से काम हो रहा है आपने बात की। मैं थोड़ा सा जो उनके राइट्स हैं, जो उनके लिए काम हो रहा है या उनका प्रतिनिधित्व है या जो चैलेंजेस हैं, अभी CAA की भी बात हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट है ये चीज़, और मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है कहने में कि देखो, भारत में सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पे सभी कम्युनिटी के लिए काम हुआ है, लेकिन एक चीज़ मैं दावे से कह सकता हूँ कि उसमें से सबसे ज़्यादा सिखों के लिए प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। जितनी भी हमारी डिमांड्स थी, आज भी अगर किसी गुरुद्वारा में आप जाओगे, जो अरदास होती है तो उसमें हम मांगते हैं कि जो गुरुधाम हमारे हैं, जो गुरुद्वारा हमसे बिछड़ गए हैं देश की बंटवारे में, उनके दर्शन दीदार का हमें मौका मिले। अरदास करते हैं, अकाल पुरख से मांगते हैं। करतारपुर साहब का लांगा खोलने का काम सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते थे, उन्होंने किया। जितनी भी शताब्दियाँ आई हैं हमारे गुरु साहिबान की, वो मनाने का काम नेशनल लेवल पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमारे छोटे साहिबजादे जिनकी बहुत ही बेमिसाल कुर्बानी है, उनकी शहादत को देखते हुए नेशनल डे मनाने का काम, वीर बाल दिवस का काम, इतना बड़ा फैसला कि अब किसी भी स्टेट में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे साहिबजादों की उस टाइम पे पोस्टर लगे थे उनके नाम का, वीर बाल दिवस का लोगों को बताया गया।
तो मेरा ख्याल है कि बेमिसाल काम हुए हैं और कोई ऐसी चीज़ पिछले महाराजा रणजीत सिंह हमारे राजा हुए हैं, सिखों के महाराजा हुए हैं। महाराजा रणजीत सिंह के जाने के बाद उन्होंने सिखों के लिए बतौर सिख भी किया, उन्होंने बाकी धर्मों के लिए भी, काशी में भी उन्होंने बहुत बड़ा गोल्ड की सेवा की, वहाँ पे सोना उन्होंने चढ़ाया था। आप क्योंकि कृषि परिवार से आते हैं, कृषि को भी बहुत गहराई से आपने देखा समझा है। मैं थोड़ा समझना चाहूँगी, कृषि इस देश की रीढ़ है। किसानों की जो जीवन स्तर है उसको सुधारने के लिए लगातार काम की बात हो या कृषि को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जोड़ने की बात हो, तमाम कोशिशें हैं। एक इसको लेकर भी एक विजन देश में देखा जा रहा है। इस सेक्टर को लेकर आपकी राय और सुझाव? क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से हूँ और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो किसान ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी मेरी फैमिली का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और मेरे भाई भी इसके साथ जुड़े रहे हैं। हम समझते हैं कि किसान तो देशभक्त हैं। किसान जो खेती करता है वो खेती अपने लिए नहीं करता है, वो अपने वतन के लिए करता है, अपने देश के लिए करता है। और उनकी हालात ठीक होने बहुत ज़रूरी हैं, उनकी ज़िंदगी में सुधार होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस सुधार के लिए बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी फैसले लेने की ज़रूरत है। हमें खेती में इनोवेशन की ज़रूरत है, खेती में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और खेती के साथ जो बाकी हम कहते हैं ना सहायक धंधे हम बोलते हैं, जो उनके साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग है, बाकी चीज़ें हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है देश के लिए, क्योंकि देश का किसान जो है उसकी वेलफेयर की ज़िम्मेवारी भी मैं समझता हूँ कि हमारे देश की है। और मुझे इस बात का पूरा मतलब इस बात के भरोसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से हमारे देश के किसानों की आमदन दोगुना करने का उनका जो एजेंडा है, अब दोबारा देश के जब प्रधानमंत्री बन के आएंगे तो वो एजेंडा बहुत आगे होगा। और ये गलतफहमियाँ थोड़ी बहुत जो आई हैं, मैं समझता हूँ कि किसानों को लगता है कि उनके वेलफेयर के लिए जो होना चाहिए तो नहीं हुआ, वो आने वाले टाइम में वो सामने दिखेगा कि कैसे हमारे देश के किसान की जो तकदीर है और तस्वीर है वो बदली हुई नजर आएगी। सतनाम जी, शुरुआती दौर में आपकी राजनीति में, पॉलिटिक्स में उतनी रुचि नहीं थी जी। अब आप राजनीति को कैसे एक टूल के रूप में देखते हैं जो समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकता है? और दूसरा, एक अब राज्यसभा सांसद के तौर पर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपके जहन में हैं, दिल के करीब हैं, जिन्हें आप संसद के अंदर उठाना चाहेंगे? देखिए, राजनीति ही एक प्लेटफॉर्म है और हमारे जैसी भारत जैसी डेमोक्रेसी में राजनीति में अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे, इंटेलेक्चुअल लोग नहीं आएंगे, हर तरह के लोग नहीं आएंगे यहाँ पे, तो हमारा देश का जो एजेंडा है, देश का जो विज़न, उसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो राजनीति में पार्टिसिपेशन जो है, चाहे वो वोट डालने से और चाहे वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आने से, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी ये सेवा का काम है जो देश के लिए लोग काम कर रहे हैं। वो सबसे बड़ा एक त्याग कह लो वो कर रहे हैं, अपनी लाइफ को, अपनी प्रायोरिटी बच्चों की, बाकी चीज़ों को छोड़ के वो कोई भी बिजनेस करें। इतने कैलिबर वाले लोग हैं, कुछ भी और करेंगे तो वो बहुत सारी चीज़ें सहूलतें बना पाएंगे। जब राजनीति में वो लगे हैं तो बहुत सारे सेक्रीफाइस करके, फैमिली का टाइम छोड़ के वो देश के लिए समर्पित होकर लगे हैं। तो राजनीति ही है जिसने देश की, जिसने बदलना है। अब पिछले 10 साल में अगर देश में तब्दीली आई है तो वो राजनीति से आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राजनीति को अगर कोई समझ ले, वैसे कम लोग समझ रहे हैं, तो उनकी राजनीति ही लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली लेके आना है। 10 सालों में 28 करोड़ लोगों का पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाना, इससे बड़ी वेलफेयर की राजनीति क्या हो सकती है, समाज लोगों की राजनीति क्या हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि राजनीति एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन क्योंकि मैं राज्यसभा में गया हूँ तो मेरा जो कोर है, मेरी नॉमिनेशन हुई है, मैं एजुकेशन सेक्टर से आया हूँ और एजुकेशन सेक्टर ही मेरा मेन एजेंडा रहेगा कि आने वाले समय पे जब भी मौका मिलेगा कि जितने भी काम एजुकेशन सेक्टर पे हुए हैं उनकी चर्चा हो और जो फ्यूचर का रोड मैप जो हमारा है देश में, हमारे एजुकेशन सेक्टर को आगे बढ़ाने का, विकसित भारत का सपना साकार करने का, उसमें एजुकेशन ही पिवटल रोल प्ले करेगा। तो वो मेरा एक थ्रस्ट एरिया रहेगा, मेरा फोकस रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सतनाम जी, हमारे लिए समय निकालने के लिए। उम्मीद है कि जो संसद की कार्यवाही है वो आपके विचारों से और समृद्ध होगी। हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी।